हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्मार्ट से क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर। क्या चला था? अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 के जितने भी सेट थे हम आपको समाप्त कर चुके हैं और इस समय आपका चल रहा है सन 2019 सेट नंबर 1। तो आज का हम तीसरा पार्ट प्रोवाइड करेंगे और कहें तो सेक्शन ई का, ये सेक्शन ए का आपका लास्ट पार्ट है। इस तरह से आपका जो सेक्शन ए है वो समाप्त हो जाएगा और फिर अगले वीडियो में हम सेक्शन बी के साथ आपसे मिलेंगे। तो देखो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी कि सेंट्रल आइडिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका फिगर्स ऑफ स्पीच का, तो वो भी आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है और सेंट्रल आइडिया जो है आपका 7 मार्क्स का आता है। तो इस तरह से कहा जाए तो आज की वीडियो में हम 11 नंबर का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसको आपको ध्यान से समझना है और एग्जाम में पूरा लिखना है। यदि आपको वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 11 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है और ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और हम डिस्कस कर रहे हैं सेट नंबर 1, जिसका पेपर कोड है आपका 316 DG। ठीक है, तो ये पेपर कोड आपको याद रखना है और यही नहीं याद रखना है, जिस समय आप पेपर दोगे तो उस पर एक पेपर कोड लिखा होगा जिसको आपको कॉपी में लिखना होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा लॉस पैदा कर देती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको हम सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। और देखो, आपको एग्जाम में 3 पोइम के नाम दिए होंगे, यानी कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि जो आपको 3 पोएम के नाम दिए हुए हैं उसमें से किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो देखो, हमारी जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ और एक्सप्लेनेशन की सीरीज चल रही है उसमें हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझा रहे हैं। आप वीडियो को देखते होंगे, लेकिन ये हमारा अनसॉल्व्ड का जो टॉपिक है इसमें हम प्रत्येक चीज़ को क्लियरली स्पष्ट करते हैं ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सकें और आप उसका सही आंसर बिल्कुल दे सकें। वो तो एक आपके लिए पर्पज़ है। ऐसा होता है कभी कभी आपको सही उत्तर नहीं याद होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको आंसर छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन का। तो उस कंडीशन में छोड़ना नहीं है, उसको आपको करना है। तो करने का हमने आपको ट्रिक दिया है, एक तरीका दिया है। ठीक है, तो देखो, इसमें आपका एलिमेंट, द पासिंग ऑफ ऑर्थर और द ट्रू ब्यूटी, तो 3 दिए हुए हैं, जिसमें हम लेमेंट को पहले डिस्कस कर चुके हैं। द पासिंग ऑफ ऑर्थर हमने इसको लिया ही नहीं, इनको इम्पोर्टेंट नहीं माना है और इसको हमने चूज ही नहीं किया है, क्योंकि अक्सर ये जो आता है इसका सेंट्रल आइडिया बहुत कम आता है और इस पोएम का आपका ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन आता है। बट हमने इसको भी नहीं करा है, क्यों कि हमने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना है। इसके बाद है ट्रू ब्यूटी, तो आज की वीडियो में हम ट्रू ब्यूटी को डिस्कस करेंगे। किसको? ट्रू ब्यूटी को। तो ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है और 7 मार्क्स का लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मिलेंगे मार्क्स जब आप इसको पूरा अच्छी तरह से लिखोगे। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्रू ब्यूटी, तो देखो ध्यान से देखना है और हमने इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप इसे समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो देखते हैं। इन द पोएम, यानी हम इन दिस पोएम भी कह सकते हैं और इन द पोएम कह सकते हैं। इन द पोएम ट्रू ब्यूटी, यानी कविता सच्ची सुंदरता, ट्रू ब्यूटी जो होती है उसमें द पोइट थॉमस कैरी, देखो पोइट का नाम भी आ गया आपका इसमें और पोएम का नाम भी आ गया। तो अगर एग्जामिनर पढ़ेगा ना इसको, तो वो शुरू में इस चीज़ को पढ़ते ही समझ जाएगा कि बच्चे ने इसमें पोएम का नाम भी इंडिकेट किया है और आपका पोइट का नाम भी किया है, तो काफ़ी अच्छा लिखा होगा। हो सकता है कि फिर वो ज़्यादा भी ना पढ़े, इसी के बाद आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो द पोएट थॉमस क्रूज सेज, यानी कवि थॉमस क्रूज कहते हैं डैट की द ट्रू लव नेवर डाइज, यानी उनका मानना है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी भी नहीं मरता है। द ट्रू ब्यूटी, यानी सच्ची सुंदरता इज परमानेंट, कैसी होती है? स्थायी होती है। जो सच्चा सौंदर्य होता है वो कैसा होता है? वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है। बट द फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, और जो आपका फिजिकल ब्यूटी है, जो शारीरिक सुंदरता है, वो कैसी है? वो स्थायी नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि समय अनुसार चीज़ों का आकर्षण कम होता जाता है। इट इज मीनिंगलेस, ये बात कैसी है? ये बात अर्थहीन है। ठीक है ना? द
लव बेस्ड ऑन गुड क्वालिटी ऑफ द करेक्टर, यानी कि जो प्रेम चरित्र की सच्ची सुंदरता पर आधारित होता है, जो प्रेम चरित्र की अच्छे चरित्र के गुणों पर आधारित होता है। द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, और जो प्रेम शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है, फिजिकल ब्यूटी पर आधारित होता है, वो शॉर्ट लिव्ड कैसा होता है, वो क्षणिक होता है, यानी कि कुछ समय के बाद उसका आकर्षण कम हो जाता है। तो इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे, ऐसा होता है। इट डिक्रीज एज द टाइम पासेज, और ये कम होता जाता है, इसका आकर्षण कम होता जाता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ठीक है ना। एज द रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द लवर्स फीलिंग फॉर द बिलव्ड, जो लवर्स यानी प्रेमी की जो फीलिंग होती है, जो भावनाएं होती हैं प्रेम का के प्रति, कूल डाउन, कैसी होती जाती हैं, ठंडी होती जाती हैं। ठंडी होने से मतलब ये है कि उसका जो लगाव है वो कम होता जाता है। कैसे, समय के उपरांत, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और पुरुष का और जो स्त्री के प्रति जो उसके अंगों के प्रति जो आकर्षण होता है वो कैसा होता जाता है, वो कम होता जाता है। एंड हिज लव कम्स टू एंड, और उनका जो प्रेम होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, वो अंत पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, द लव बेस्ड ऑन जेंटलनेस एंड प्योरिटी ऑफ द माइंड, दूसरी ओर जो प्रेम सज्जनता, जेंटलनेस और मस्तिष्क की शुद्धता पर आधारित होता है, जो प्रेम सज्जनता और मस्तिष्क की शुद्धता पर आधारित होता है। सच लव नेवर डाइज, यानी कि ऐसा प्रेम कभी भी नहीं मरता है। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया द ट्रू ब्यूटी का, इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए इसको बढ़िया तरह से याद करना है और एग्जाम में लिखना है। अगला 8वां क्वेश्चन होता है राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि जो आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम दिए होंगे, जिसमें से आपको किसी एक का डेफिनेशन लिखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, जिसके लिए आपको 2 + 2 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आना है। हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपने कंटिन्यूसली लगातार 4 फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और उनके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद कर लिए तो हम गारंटी देते हैं कि आपको 1 जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला है आपका हाइपरबोल, अतिशयोक्ति। सेकंड पर है आपका मेटाफर, रूपक, और फिर पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो देखो, हमने आपको बताया था कि हम केवल 2 को डिस्कस करते हैं, तो हम इसमें हाइपरबोल और पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेटाफर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला आपका हाइपरबोल, क्या है, हाइपरबोल, जिसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति। तो इन हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, थिंग्स आर शोन, वस्तुओं को दिखाया जाता है, एज ग्रेटर, बहुत ज़्यादा महान, और लेस, या बहुत ज़्यादा छोटा, बेटर, बहुत ज़्यादा अच्छा, और बोर, या बहुत ज़्यादा बुरा। यानी कि वस्तुओं को या तो महान या बेकार, बहुत ज़्यादा महान दिखाया जाएगा, या बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया जाएगा। देन दे रियली आर, यानी कि जो उनकी वास्तविक स्थिति है, यानी कि इसमें क्या होता है, वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति से या तो बहुत ज़्यादा बुरा, या बहुत ज़्यादा अच्छा, या महान, या बेकार, इस तरह से दिखाया जाता है इसमें। तो बहुत ही आसानी से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। पहले भी हम लिखा चुके हैं, आपने याद कर लिया होगा, एग्जाम में लिखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, हम कम से कम आपको 3 एग्जाम्पल बताते हैं। रीज़न ऐसा होता है कि यदि आप एग्जाम्पल भूल भी जाते हो परीक्षा के समय, तो बहुत ही आसानी से उसको आप लिख सकते हो। द वेव्स रोज, वेव्स माने लहरें, रोज माने उठ गई, माउंटेन हाई, पर्वतों से भी ऊंची उठ गई। ऐसा हो सकता है कि लहरें पर्वतों से ऊंचा उठ सकती, नहीं हो सकता, लेकिन बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, ठीक है। सी वेप्ट, वह रोई, ओशियंस ऑफ टीयर्स, और आंसुओं से उसने सागर को भर दिया।
रोने से सागर भर जाएगा, नहीं भर सकता, लेकिन बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, इसलिए कौन सा हो गया, हाइपरबोल हो गया आपका। तीसरा, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। आई हैव नॉट सीन यानी मैंने उसे नहीं देखा है, हिम माने उसको, फॉर एजेस माने युगों युगों से। तो कह सकते हैं कि मैंने उसको युगों युगों से नहीं देखा है। युगों का मतलब क्या होता है, कई पीढ़ियां बीत जाती हैं, युग कहते हैं उसको, ऐसा हो सकता है। तो कवि का भाव क्या है इसमें कि मैंने उसको काफ़ी समय से नहीं देखा है। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें था आपका पहाड़ों से ऊंची उठ के, मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ऊंची थी, पहाड़ों से ऊंची नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंची थी। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वह ऐसी रोई कि आंसुओं से सागर भर गया। भरने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रोई वो, इससे ये फील होता है। अगला है पर्सोनिफिकेशन, डेफिनेशन है इसकी। इन पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीय अलंकार में क्या होता है, द लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और भावात्मक विचार हैं, आर थॉट ऑफ एज ए पर्सन हैविंग लाइफ, उनको ऐसा व्यक्त किया जाता है जैसे कि किसी सजीव व्यक्ति को, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं या विचार हैं उनको, थॉट्स को ऐसे व्यक्त किया जाता है जैसे कि हम किसी सजीव व्यक्ति को पेश कर रहे हैं, सजीव व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहे हों। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लव इज ब्लाइंड, लव माने प्रेम, इज माने है, ब्लाइंड में अंधा। अब प्यार अंधा है, प्यार की कोई आंख होती है तो अंधा हो जाएगा, लेकिन मान लिया क्या है, मान लिया कि प्यार अंधा हो गया। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। चिंता कोई मक्खी है या मच्छर से बैठ जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है जैसे कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, मान लिया ऐसा। द मून वेल्ड हर फेस, और चंद्रमा ने अपने चेहरे को ढक लिया, जैसे कि बादल आ गए चंद्रमा के ऊपर, तो क्या हुआ, चंद्रमा ने अपने चेहरे को ढक लिया। चंद्रमा कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, सो अपने चेहरे को ढक लेगी, यानी कि उसने उसके भाव को लिया है इस तरह से। तो इस तरह से ये हमने देखो इसमें पर्सोनिफिकेशन और हाइपरबोल दोनों को डिस्कस किया, और किसी में हमने मेटाफर को भी डिस्कस किया होगा, नहीं है तो आगे अगर आएगा तो हम मेटाफर को डिस्कस करेंगे। इस तरह से आपके जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे सब आपके रिवाइज हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है, वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देख लेना, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, जिससे कि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।